मैं योगेंद्र कुमार त्रिपाठी उत्तम किसान चैनल की तरफ से सभी का को नमस्कार। आज हम धान की सीधी बुवाई और साथ में केले की बुवाई या केला की रोपाई मल्टी क्राफ्ट की चर्चा करेंगे। मल्टी क्राफ्ट से क्या क्या फ़ायदे हैं किसानों का और मल्टी क्राफ्ट से कैसे हम करें, उसकी विधि और फ़ायदे उसका संपूर्ण वर्णन करेंगे। तो हम सबसे पहले हम इस पे आते हैं कि धान का मल्टी क्राफ्ट में सबसे पहले ये हम केले की रोपाई कर रहे हैं तो कौन सी शाह फसली लें। तो शाह फसली में सबसे पहले ये जून के मंथ में हमने सबसे पहले धान की जो है सीधी बुआई, धान की सीधी बुआई की। जैसे ये धान दिख रहा आपकी ये बार इसी बार है, इससे पहले भी हम ये कार्य कर चुके हैं, सीधी बुआई करके केला लगा चुके हैं। ये जैसे हम धान की सीधी बुआई ये हम वही 15 जून के पास किए। 15 जून के होने के बाद एक सीधी बुआई सूखे खेत में हो गई। ये मेड़े साथ में बना दिए गए जिससे इसी पर हमारा केला लग जाएगा। केले के लिए पहले प्रयोजन करीब 5.5 फीट की दूरी रखी जाती है और फिर इसमें 4 फीट की दूरी रख जाएगी, मतलब ये रो की दूरी है। फिर हम जब आगे पीछे कालम में आगे बढ़ेंगे तो कालम बाइज कालम 4-4 फीट की दूरी पर करते चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हमने धान की जो बुआई किया इस विधि से, सीधी विधि से, मतलब DSR विधि से। तो ये विधि मतलब गवर्नमेंट ने भी इसका प्रचार प्रसार किया है और इरी एक संस्था है, इसने जो मतलब इसमें जो है वर्ल्ड का चावल संस्थान है जो चावल पर सर्च करता है और रिसर्च करके, और ये बनारस में है, उसने भी इस पर प्रयोग किया है और कई कंपनियों ने। और UN की तरफ से ये रिजर्व करने के लिए वाटर रिजर्व का भी एक उद्देश्य इसका। तो इसमें क्या लाभ है, कैसे बुआई करना है, दोनों चीज़ें सीखेंगे। लाभ ये है, बुआई का प्रोसेस पहले सीखे। बुआई के प्रोसेस से धान को कोई भी बीज ले लेते हैं, हाइब्रिड का ले लें जो आप अच्छे से लगाते हैं, या पूसा की वैरायटी आती हैं। इनको लेकर जैसे आपकी धान की बुआई करते हैं प्रति 1 बीघे का समझें या 1 एकड़ में करीब 6 से 7 किलो मशीन द्वारा बोया जाता है। इससे गेहूं की बुआई होती है, ऐसे ही इसकी मशीन आती है, सीधे बो सकते हैं और मतलब काफ़ी एक दिन में करीब जो है 20 एकड़ आसानी से बोया जा सकता है। तो वो मशीन बो देती है। साथ में दूसरा आप मेड़ा बनाने के लिए लग लीजिए ट्रैक्टर, तो मेड़ा भी बन जाएंगे। बुआई होना है उसके साथ में कुछ नहीं पड़ना है। हालांकि कुछ लोग दवाएं डालते हैं मगर हमने दवा पहले से नहीं डाला। ये दवाएं खरपतवार से मतलब प्री के लिए डालते हैं, जो प्री प्रिजर्वेशन, मतलब खरपतवार पहले से ही नष्ट हो जाए, और हमने अपने उसमें नहीं डाला। इसमें पहले भी नहीं डाला था, जो पहले बुआई की थी। अब ये नई बुआई इसमें भी नहीं डाला। इसमें जब खरपतवार इसमें एक पानी लगा देंगे, मतलब बुआई करने के बाद तुरंत ही पानी लगा देंगे। पानी लगने के बाद दूसरा पानी यदि आवश्यकता लगती है, हमको आवश्यकता नहीं लगी कि बाद में थोड़ी बारिश हो गई तो अपने आप देखिए सब जम आया है, घास भी साथ में जमी। मगर अभी थोड़ा रुक के अब घास थोड़ा और जो नीचे है वो भी निकल आए। फिर हम पेंडामेथलिन या और कोई ऐसी दवा जो खरपतवार नाशक है, मतलब एक बेजी को रोक ले। आगे जी टाइप भी आने वाला है, अगले साल आ जाएगा, तो उसमें जी टाइप जो बीज होगा उसमें ये सब कोई भी उस धान के सिवाय जितनी चीज़ें सब चली जाएंगी। वो भी प्रोसेस है, सर्च हो चुकी है। इरिम हम गए थे, वहाँ काम हो रहा है, मगर अभी उन्होंने बना भी लिया। अभी बोने को मना किए हैं कि अगले साल हम इसको प्लेटफार्म ले आए, अभी तो शोध हो रहा है। तो अगले बार तो ये कोई समस्या नहीं रह जाएगी खरपतवार। मगर इस बार जो है आप जो है हम जो डालेंगे खरपतवार नाशक दवा डाल के 15 से अभी 15 दिन करीब हो गए हैं, 10 दिन और रास्ता देखते हैं। और नमी में भी डालना है, जैसे नमी में भी इसका, तो ये खरपतवार पूरा चला जाएगा। तो जैसे हम उसमें खरपतवार को पैडी बीज से जो लगाने वाला धान है पलेवा बीज से, वैसे खरपतवार इसमें भी चला जाता है। तो खरपतवार चला जाएगा तो बाद में हल्की अगर निराई की ज़रूरत लगेगी तो कर सकते हैं, और नहीं तो दोबारा फिर एक बार उसका रिपीट कर दिए खरपतवार नाशक। तो इस प्रकार से चला जाता है। फिर धान बिल्कुल तैयार हो जाए। धान जो दिख रहा है इसमें ऐसा होता है कि ये थोड़ा पास में होता है, और ये जो पास में है अभी, और इसमें से पास है तो ये 3 है। ये इसका सिस्टम है 5 बीज डाले जाते हैं, 3 बीज या 4 बीज एक साथ निकलते हैं, ये इससे निकले। तो ये क्या करेंगे, ये 7-7 कल्ले बनाएंगे। तो उसमें जो कल्ले होते थे उसमें कम होते थे, उसमें जैसे एक में 7 हुए, 8 हुए, पैदी वर्ष से 10 हुए, 12 हुए। इसमें 7-7 होंगे तो 3 कल्ले होंगे तो 21 या 22 कल्ले हो जाते हैं, और इनकी जड़ें नीचे तक जाती हैं।
इनकी जड़ें नीचे तक जाती हैं, क्योंकि थोड़ा गहराई से करीब 1.5 इंच बोए गए हैं। और जब पलेवा नहीं होता, पलेवा से क्या होता है, नीचे की सतह जब कस जाती है, मिट्टी की ऊपर की सतह में ही रहता है, इसकी जड़ नीचे तक गई है। नहीं, इसको हम अगर जो अभी वो प्रोसेस नहीं करे हैं, नहीं तो एक और प्रोसेस है बेड मेथड। यदि आगे हम कहीं बेड मेथड करेंगे या आप यूट्यूब पे देखेंगे अन्य चैनल, तो वो और अच्छा है। तो जब नीचे तक जड़ें जाती हैं, तो बेड मेथड की हमको मशीन नहीं मिल पाई थी, नहीं तो बेड मेथड से करते। तो नालियों में सिर्फ पानी लगाना पड़ता है, इधर इधर बेड तैयार होता है। तो ये जड़ें जब नीचे तक जाती हैं तो नीचे तो नमी बनी ही रहती है। अब पलेवा विध से क्या है कि पलेवा विध में जो है जड़ें नीचे नहीं पहुंच पाती, क्योंकि पलेवा जब हमने किया तो एक परत जमा दिया उसमें, मिट्टी की एक परत ही जम गई पलेवा, तो उसकी जड़ें नीचे ऊपर ही जड़ें रह जाती हैं। तो पानी जब नीचे, तो ऊपर नमी सूखती है तो नीचे तक ये पानी अपना लेते, तो पानी की मतलब जब हम देख रहे होते हैं अन्य धान सूखने लगते हैं, तब भी इसमें पानी की आवश्यकता ऐसी नहीं लगती, या पानी हल्का लगता है, क्योंकि ये ज़मीन चटकती कम है। पलेवा में आप देखेंगे एकदम से ज़मीन चिटकेगी, ठीक, एकदम से ज़मीन चिटकेगी। यहाँ पर बहुत वैसी ज़मीन है, थोड़ा चिटकी भी है, नहीं तो बिल्कुल हम कुछ खेतों में हमारे हैं बिल्कुल चिटकी ही नहीं ज़मीन। तो चिटकने से पानी ज़्यादा लगता है, तो इसमें पानी भी बहुत जल्दी से भर जाता है खेत। मतलब जो पलेवा विध वाला खेत जब भरते हैं पानी, उसमें टाइम लगता है 2 घंटे 1 बीघे में, इसमें 1 घंटे से भी कम टाइम में 1 बीघे में भरता चला जाए। 1 एकड़ में 5 ही घंटे 4 घंटे लगते हैं उसमें, जबकि 10 या घंटे दिन भर का पूरा समय लग जाता है। तो भरने में जो दोबारा भरते हैं तो वहाँ पर हमने एरी में ट्रेनिंग में उनकी रिसर्च भी थी, या हम लोगों ने काम किया तो खुद सीखा कि 1/3 पानी लगता है पलेवा विध की अपेक्षा। मतलब 4000 लीटर बताते हैं 1 किलो, शोध है, रिसर्च है, 4000 लीटर पानी लगता है 1 किलो धान तैयार करने में। तो अब इसमें 1/3 का आप करिए, करीब 1100-1200 लीटर में ही 1 किलो धान तैयार कर, तो हम 2/3 पानी बचा रहे हैं। और पानी बचा रहे हैं किसके लिए, भविष्य के लिए, अपने लिए बचा रहे हैं, क्योंकि जितना ग्राउंड वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो रिजर्व हमारा नष्ट हो रहा है। पानी का रिजर्व भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ जहाँ पानी नहीं है उनसे समझिए कि क्या पानी की समस्या होती है। धान का उत्पादन भी जरूरी है। दूसरा इन्होंने बताया ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो मीथेन का उत्सर्जन है, इस विध से कम होता है, पलेवा वैसे मीथेन उत्सर्जन ज़्यादा है। मीथेन जो कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन है, जो ग्रीन हाउस एक लेयर बनाती है, जिससे नीचे का एटमॉस्फेयर एक टेम्परेचर उत्पन्न होता है, जिस टेम्परेचर से ग्लेशियर्स पिघल रही, इसलिए इसका भी कम प्रभाव हो पाए। तो ये सब किसानों के दायित्व हैं कि, क्योंकि वो ज़मीन पर वही हैं और सब। तो अब हम ये कहें कि वहाँ पर शहरों के लोगों का, बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं कि नल की टोटी बेटा बंद कर दिया करो और बाटल में पानी लेके जाओ, बाटल में पानी लेके जाओ और पानी उसी में पियो, उसी में रख। और हमारे दादा तो नहीं सिखाए थे ऐसे कि खूब नहाओ खूब खेलो पानी। तो समस्या आई तो सिखाते हैं, मगर उस सिखाने से काम इतना नहीं चलना, क्योंकि नल की टोटी में कितना पानी खर्च होता है। मगर ये किसानी में अगर जो पानी की हम बचत कर लेंगे तो बड़ी मात्रा में ग्राउंड वाटर से रिजर्व हो जाएगा। हालांकि सहयोग सबका होता है, एक भावना सबकी होती, कम से कम वो समझें कि हाँ पानी का महत्व है, और जहाँ नहीं है वहाँ महत्व वो समझ भी रहे। वाटर तो सीमित ही है, ग्राउंड वाटर तो और सीमित है। तो ग्राउंड वाटर को सेव करने का एक सबसे अच्छा तरीका है। तो मतलब 1/3 में जब काम हमारा चल रहा है, और धान का कितना उत्पादन होता है उस रिजर्व में आप करिए कितना पानी। और ये सब पानी कैसा है, पीने वाला पानी जो हम यूज कर रहे हैं, इसका हम उपयोग कर लेते हैं। तो वाटर रिजर्व हुआ, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हुआ, और सबसे बड़ी चीज़ किसानों के फायदे की बात क्या है कि यहाँ पर श्रम बिल्कुल नहीं। जैसे आप गेहूँ की बुआई करते हो उसी टाइप की एक मशीन होती, सीधी बुआई करती चली जाती। 10 एकड़ 20 एकड़ दिन भर में कर सकते हैं। और जो पहले था कि श्रमिकों से जो बुआई होती थी, तो अब श्रमिक के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कहीं सर्पदोष हो जाते हैं, तमाम प्रकार की विकृतियाँ हो जाती हैं, ये थकान लगती है, धूप होती है, उनमें श्रम। अब आज हम डेवलपमेंट की दुनिया में जी रहे हैं, तो हम वही मानो थोड़ो रहेंगे, रिक्शा आदमी चला रहा है उस पर बैठा है, अब मोटर हो गए, इलेक्ट्रिक हो गई। तो मतलब डेवलपमेंट का मतलब क्या है, सबके लिए ऐसे अधिकार हों कि जीवन सुगम और सरल बने। तो किसानों का जीवन और सुगम सरल भी इससे आसानी से बनता है। इस प्रकार से हम देखते हैं जो ये उत्पादन हम किए, ये प्रोसेस हम, इससे पहले ये खेत हमारा है, इसके बाद इसमें हमको केला लगाना है। तो इस केले में ये प्रोसेस हमने आपको इसलिए बताया कि ये प्रोसेस हम इसमें दिखा सकते हैं और केले में नहीं दिखा सकते, इससे हम पहले कर चुके हैं। फिर इसके बाद हमने इसमें केले का, हम खेत में पहुँच रहे हैं, पास में ही केला लगा है, और ये हम जैविक विधि द्वारा करते हैं। 2 गाय पाले हैं, इसमें
जो है 2 गायों का जो गोबर होता है यहीं पर जीवोम बनता है। जीवोम का ये लिए गड्ढा बनाए हैं, जीवोम बना के जीवोम से ही इसको पूरा तैयार किया है कि यहाँ पर पर्याप्त जीवोम हो। तो के जो हम धान की रोपाई करते हैं, यहाँ पर सब धान था, तो धान की जो रोपाई करते हैं कहीं पर कोई हानि नहीं है। जैसे ये नहीं केले का पेड़ हमारा वीक हो जाएगा, इस भ्रम में कोई न रहे, क्योंकि ये हम प्रैक्टिकल कर चुके हैं। ये प्रैक्टिकल का ही आप रूप देख रहे हैं, ये प्रैक्टिकल का ही रूप है कि कोई जब से हमने धान बहुत अच्छा उत्पादन किया और केले के पेड़ लगे थे, तब भी केले के पेड़ सही थे। फिर इसके बाद इसमें केले के साथ हमने आलू की भी बीच में रोपाई कर चुकी है। देखिए जिमीकंद के कुछ पेड़ लगे हैं, मतलब अलग अलग ले में प्रयोग कर रहे हैं, और ये प्रयोग के बाद ही हम कोई चीज़ किसान उसको कहते हैं। जब तक प्रयोग हमारा सफल नहीं होता तब तक हम कोई चीज़ ऐसी नहीं कहते हैं, क्योंकि हम एक रिसर्च करके ही चीज़ें बताते हो। हमको भी जो बताने वाले लोग हैं जो भारत गवर्नमेंट से जुड़े हैं, या ऐसे एरी में भी ट्रेनिंग कराए, जी टाइप ने बना, तो वो लोग भी यही कहते हैं कि पहले हम करेंगे तब बताएंगे। तो ये और किसानों को हम और लोगों को भी कहते हैं वही चीज़ें आप जिसमें सफल हों, सब अलग अलग सर्च करें, वही चीज़ें साझा करें जिनमें आप सफल हो चुके हैं। कहीं झूठा ऐसा न जाए, किसी का नुकसान न हो। तो इसमें हमने धान की बुआई की। धान में क्या होता है, सब वैज्ञानिक सिस्टम है। यदि हम जो ऊर्जा सूर्य से मिलती है तो धान की जब फसल लगती है, वैसे ज़मीन खाली होती तो ऊर्जा ज़मीन पर आती। हालांकि बैक्टीरिया वगैरह मरते, कुछ चीज़ें होती, मिट्टी वो सही होती, मगर हम वो ऊर्जा को अवशोषण कर लेते हैं धान के पौधों। वो जीवोम तैयार कर लिया। इस जीवोम के बाद हम यहाँ पर घास होती या धान होती, उसको हम धान तो हमने कटाई कर लिया था, इसके बाद फिर घास निकली, उसकी हमने इसमें जुताई कर दिया था। काटने नहीं देते हैं। कोई भी चीज़ है हमारे यहाँ, कहीं पत्ती गिरी तो हम उठाने नहीं देते किसी को। सब जीवोम है, यही हमारा संसाधन जो हमने इसमें डाला है, जो खादे हमने जीवोम तैयार बैक्टीरिया तैयार करके पड़ा है, इसमें सब कैल्शियम है, फास्फोरस सब इसी में है। और कहीं हमको ले जाने, ये घास तैयार हो रही, उसमें सूर्य से सबसे बड़ी ऊर्जा का भंडार, ये सब चीज़ें बना सकता है। हमने इसमें जीवोम बढ़ाने के लिए, और जैसे हमने जीवामृत को बढ़ाया, यहाँ पर 2 गायें पाली हैं, उनका गोबर का इस्तेमाल किया, गोबर से जीवामृत बनाया। जीवामृत बना के, क्योंकि मिट्टी में जितना जीवामृत बढ़ाओगे तो खर्चा कम होगा, खाद पात से उतना ही दूर रहेंगे, केमिकल से दूर रहेंगे, तो शायद प्रकृति के लिए भी अच्छा है, खाने में भी अच्छी चीज़ें तैयार होंगी। सॉरी। जीवोम के माध्यम से हमने अपने खेत को सही किया। इसके बाद देखिए कि दूसरी फसल हमने आलू की भी इसमें ली थी, 3 महीने की फसल आलू की ली थी। अब तो खैर केला बड़ा हो गया, तब भी जो फसल आप देख रहे हैं, ये तीसरी फसल जो हमने कुछ लेयरों में, हर पूरे खेत में नहीं तो कुछ लेयरों में है। ये जिमीकंद होता है जो नीचे लगता है, ये भी करीब 50-60 रुपये किलो बिकता है। इसका तो सप्लाई दुबई तक है, बाहर सप्लाई भी जाती, दवाएं बनती, सल्फर की मात्रा इसमें ज़्यादा होती। तो इसका देखो अभी इसमें है, अभी हमने इसका उत्पादन नहीं देखा कैसा होता है, क्योंकि थोड़ी छाया हो जाती है, तो हम अभी इसको प्रयोग कर रहे हैं कि क्या इसका लाभ होगा। तो बाकी केला तो आप देख रहे हैं, केले की फसल देखिए, केला का पेड़ मजबूत है। केले की फसल का इसे हमारे यहाँ का जो क्षेत्र है जुलाई मंथ, तो अब हमारे यहाँ मतलब इस समय ही पूरा निकलेगा, फूल निकलेगा। फूल के बाद अब कहीं कहीं फूल निकले भी हैं, एक साथ फूल एक साथ निकलें तो एक साथ ऐसी मतलब ऊर्जा हो तो एक साथ ही निकलना ज़्यादा सही रहता है। तो अब फूल पर पूरा आ गया है, कहीं कहीं पे फूल अपना निकलने भी लगे हैं। और केला का जो व्यास होता है, नीचे व्यास ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब व्यास ज़्यादा होगा तो बड़ी गहर का राज वही होता है, केले का व्यास ज़्यादा है। तो व्यास देखिए आप, किसी केले का कम नहीं है। और अच्छे व्यास के साथ जब फूल आते हैं तो इनमें देखिए इसमें बांधे गए हैं, फूल ऊपर से सीधा लगा है, और अभी नीचे कुछ में नहीं गिरा है, कुछ में नीचे गिरने भी लगा है, बिल्कुल फूल पर फसल है। अब इसी में गहर निकलेगी। जुलाई मंथ हमारे लिए गहर के लिए इधर हमारे क्षेत्र सीता में उत्तर प्रदेश में सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश होना जरूरी होता है। ये फसल के लिए, केले के लिए यदि अच्छा आप उसका चाहिए तो बारिश से एक तो 2 फायदे होते हैं हर प्रकार का, मतलब इसको तो पानी तो चाहिए ही, पानी उसको पर्याप्त। और फसल के लिए जो गर्मी होती है, यदि अभी हमारे केले के वो निकल आते तो उससे नुकसान ये हो जाता है कि गहर के जो फसल है वो छोटी रह जाती है, मतलब केले छोटे रह जाते हैं। अब जो फसल निकलेगी जुलाई में, तो जुलाई में टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है,
ये नमी का टेम्परेचर थोड़ा बारिश की वजह से डाउन होता है, तो बहुत अच्छा मौसम होता है उस केले के लिए। तो इस प्रकार की केले की फसल है। और केले की हमने दूरी पर्याप्त रखी थी। देखिए 5.5 फीट करीब दूरी रखी थी, 5.5 फीट। तो 5.5 फीट से भी एक बार होता है इसकी चौड़ाई जब रखते हैं, बीच में हम साफ फसली रखते हैं, कोई नुकसान नहीं होता। उससे क्या होता है, बहुत पास लगा देते हैं तब भी नुकसान होता है कि गहर की मोटाई इतनी नहीं हो पा, गहर जो आती है केले में जो फल आता है वो फल का फिर कम वेट हो जाता है और अच्छा फल नहीं आता है, तो बिक्री में भी थोड़ा सस्ता हो जाता है, चीप हो जाता है। तो इसका ध्यान रखा जाता है। अब देखिए इस विधि से कितने हमने कार्य किए, हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कैसे कैसे प्रोसेस करना होता है। सबसे पहले धान की रुपाई, धान की सीधी बुआई, कोई लागत नहीं, सीधी बुआई करना है, बीज डालना है और साथ में मेड़े बना देना है। मेड़े बन गए, पानी लग गया, पानी के मेड़ों पर केला खरीद लिया, पेड़ ले लिया, या मल्टीक्राफ्ट पास में होती है कहीं पर तो वहाँ से ले लीजिए। तो टीसू वाला नया ही लेना चाहिए, तो ये टीसू कल्चर वाला केला है सब। तो ये केला लेने के बाद कैंडला का, तो ये ले लिया, पेड़ लगा दिए, कालम में पेड़ लगा दिए। तो उधर जो हम पानी धान का लगाए, धान के लिए हम वर्क करना ही, हमको पानी लगाना है, वो इसमें केले भी लग रहा। धान की फसल हमने कटाई करके उसको अलग रख लिया, मतलब धान को बेच लिया या रख लिया। और इसके बाद हमने इसमें जुताई कर दिया, जुताई के साथ में हमने आलू की बुआई कर दी थी, आलू की बुआई थी, कुछ जीविकंद भी लगा है, तो अन्य सा फसली बुआई कर सकते हैं। फिर इसके बाद बुआई रोक देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इसकी जड़ें फैलने लगती हैं। और बुआई भी बीच में ही करना चाहिए, नहीं बिल्कुल साइड तक काट दो, क्योंकि केले की जड़ें होती हैं तो जड़ें न कटने पाए, जड़ें ऊपर ही फैले होती हैं। फिर मान लीजिए कि इसके बाद बुआई रोक देना चाहिए, मतलब नवंबर दिसंबर तक आप जो यूज करें, जनवरी से तो रोक ही दें, फिर कोई बुआई ना, क्योंकि फिर यदि इसमें ज़्यादा जुताई उताई करेंगे और चले गए हल तो इसकी जड़ें कटने लगेंगी, जड़ें कटेंगी तो पेड़ कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएंगे, फिर अच्छा पोषण नहीं ले पाएंगे। इसलिए फिर एकदम से रोक देनी चाहिए, कोई भी इसमें फसल नहीं लेनी चाहिए। इस टाइप की फसल जैसे जीविकन तो पड़ा है वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर जहाँ कटाई होगी मतलब हल चलेगा तो उसकी जड़ें कट जाएंगी, तो ऐसी फसल हानिकारक हो सकती है केले के लिए। तो इस प्रकार से देखते हैं कि एक ही खेत में एक विधि से मतलब लागत भी कम करना है, और किसान का सबसे बड़ी क्या है, लागत कम करना जो अपने बस में है, और फसल भी अच्छी हो, उत्पादन भी अच्छा हो, उत्पादन अच्छा हो, श्रम भी कम पड़े। तो इस तरीके से कम श्रम में मल्टी क्राफ्ट करके हम अधिक उत्पादन लेके अधिक लाभ भी दे सकते हैं। और साथ में यदि धीरे धीरे आप जैविक की तरफ बढ़ें, आर्यन विलेज सिकोहा का ये मेन उद्देश्य है कि जैविक है जो जीवन मनुष्य को दे सकता है। और जैविक से मतलब ये नहीं ऐसे आज लोग बड़े असर, अरे ये खाद पास डाई डीएपी पहले नहीं पड़ती तो क्या नहीं होता था। फिर पढ़ने का तरीके जैसे हम लोगों ने सर्च किया, वैज्ञानिकों को सर्च है, कोई ऐसे वैसे सर्च नहीं कि पहले क्या होता था, जीवों में मिट्टी में बहुत से बैक्टीरिया। अब देखिए हमारे यहाँ ये देखिए आप, ये है मिट्टी में केचुए हमारे यहाँ, क्या यही प्रमाण है हमारे जैविक होने का कि आप देखेंगे केचुए अभी बरसात शुरुआत नहीं हुई, केचुए इसके अंदर भरे पड़े हैं, क्योंकि हमने ऐसी फसलों इस्तेमाल नहीं किया, इन इस्तेमालों को जो पेस्टिसाइड हो, जहरीले हों, नहीं बहुत सी ऐसी खादें मैक्सिमम मात्रा में पड़ जाती हैं, जिससे क्या हो जाता है, जिससे क्या होता है, ये केचुए जो किसान मित्र कहलाते हैं, वर्मी कंपोज लोग तैयार करते हैं, ये वर्मी कंपोज है। ये वर्मी कंपोज हमको तैयार नहीं करना, पूरे खेत में अपने आप वर्मी कंपोज है। कोई अनुमान लगा सकता है अभी जून के महीने में इतनी वर्मी कंपोज तैयार हो रही, ये पालने से नहीं, ये हम उसके लिए माहौल तैयार करें। पालेंगे हम कितने केचुए पालेंगे, मर जाएंगे, उनके माहौल नहीं तैयार होगा। जर्सी गाँव को तो लोग बचा नहीं पाए ऐसे में रख के, मतलब उसके लिए आप प्रकृति तैयार करिए, माहौल तैयार करिए, और फिर उनका देखिए लाभ कितना है। ये वर्मी कंपोज एक प्रमाण हमारे किसके हैं, 2 गायें हमारे पास पाली हैं, उनके गोबर की खाद की जीवा, हम इस मिट्टी को सही करने के लिए जीवामृत बराबर बनाते रहे। जब सिंचाई हुई जीवामृत ड्रम में बना के, गोबर हमारे पास वही 2 गायें हैं, उनका पर्याप्त गोबर रहता है, गुड़, जितनी चीज़ें हैं ऐसी। यही पास में बाग है पुरानी, उसकी मिट्टी कि पुरानी बाग में जब हम डीएपी यूरिया ये सब नहीं डाले हैं तो वहाँ आराम से जीवामृत है, बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं जब इसमें घुले तो उन्होंने बैक्टीरिया ने सबको पोषण, ये बैक्टीरिया जो थे अपने आप बनाए न्यूट्रिएंट, उन्होंने ही दिया है इनको। और इनका न्यूट्रिएंट का प्रमाण है, देखिए
कितना सब जीवोम तैयार हो गया जगह जगह पर। इसको जरा दिखाइए, ये देखिए ये सब क्या है, ये वर्मी का इसका हम कहीं केचुए पाले नहीं हैं, वे जो है इसको पाले नहीं हैं, ये अंदर अंदर ही अंदर है। जहाँ थोड़ी बारिश अभी हुई है बस पिछने लगे, काम अपना अंदर ही अंदर कर रहे हैं। ये हमको कितने लाभ देते हैं, पहले यही सब तो होता था। तो हम प्रकृति की ओर बढ़ें, एक हमारा स्लोगन है सीधे, जैसे प्रकृति की ओर बढ़ें प्रकृति हमें सब कुछ देगी, वही चीज़ें देगी जो पहले नेचर में थी। और हम भी प्रकृति के ही हैं, और प्रकृति को डिस्टर्ब न करें, प्रकृति की तरफ बढ़ें, प्रकृति का संरक्षण करें। और नेचुरल फार्मिंग इसी को कहते हैं, और सब कुछ नेचुरल है। हम तो आर्टिफिशियल बना रहे हैं, आर्टिफिशियल कुछ है नहीं, ज़बरदस्ती इसको बना रहे हैं, कि ज़बरदस्ती डाल रहे हैं तो हानिकारक चीज़ें पेड़ भी अपने को सहमे महसूस कर रहे हैं, और हम जो खाद्यान्न खाते उसमें भी हम अपना कमज़ोर हो रहे हैं, कहीं बीमारियों से लड़ रहे हैं। तो हम उधर क्यों जाएं जो घाटे की व्यवस्था है। हम फिर से समझें, कहीं कंपनियों ने इस सही चीज़ों रहा, ग्रीन रिजर्वेशन रहा, कहीं गलत दिशा में हमको ले गया, उस फिर से हम अपनी सही दिशा में आए, तो सही भी दिशा में आए। भारत तो इतना जनसंख्या प्रधान देश है, इतना मतलब इतना कंपोज होता है, तो इतना कंपोज है, इतने जानवर हैं यहाँ पर, पशु भी बहुत हैं कंपोज की। और कंपोज तो कोई बनाना थोड़ा, ये अपने आप बन जाता है। देखो वर्मी कंपोज बन रहा है, क्या हमने किसी एक केचुए कहीं खरीद के लाए हैं? आप पूरे खेत में देखेंगे कहीं खरीद के नहीं लाए हैं, ये सब नेचुरल हैं। ये 1 साल की ही बस मेहनत है, इससे पहले इस खेत में कुछ नहीं था। ये 2 गायें, इनका जीवोम, और साथ में वर्मी, साथ में जो है इनका कंपोज बनाते। अब इनके लिए क्या है, जो हम मिट्टी काटेंगे, ये घास लगी इसको हम काटेंगे नहीं, घास को इसी में, अब इस समय तो कुछ नहीं करेंगे, फिर नहीं तो घास इससे बीच में हुई थी तो हम इसी में मिला देते हैं, मल्चर कर देते हैं, जिससे इनके लिए चारा उत्पन्न हो जाता है। वो सब आराम से, सब एक दूसरे के पूरक हैं, और आराम से आपकी बिना किसी लागत के, बिना किसी खर्चे, और सही तरीके से, जिसको कहते हैं नेचुरल, जैसे पहले होता था। हर चीज़ आप नेचर में, हर चीज़ उपलब्ध है, उसका रास्ता सही होना चाहिए, उसका प्रयोग सही होना चाहिए। पानी की हमने बताया कि कैसे कम पानी से आप 2 फायदे करते हैं। जो डीजल का उपयोग करते हैं, जो हमारा पैसा बाहर जाता है विदेशों में, वो बचता है। फिर प्रदूषण से बचते हैं, जीवों से कितना बड़ा प्रदूषण होता है, प्रदूषण से बचते हैं। पानी का उपयोग जो हम कर रहे हैं, तो ये पानी वेपर पे ऊपर बढ़ जाता है, तो ये पानी, ये ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, तो ग्राउंड वाटर सुरक्षित बचे। और ये ग्राउंड वाटर सुरक्षण के संरक्षण का एक बार हमने एक वीडियो देखा, लड़के कह रहे थे कि भाई गड्ढा खोदो पानी बचाओ। कुछ नहीं गड्ढा खोदने पानी, आप पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ों की जड़ें नीचे जा रही हैं, ये पेड़ पानी पी थोड़े जाते हैं। जैसे कह अरे पेड़ है यहाँ पर पानी गिरा पी गए, जब पानी हमारा आकाश से गिरता है तो वो क्या करते हैं, ये पेड़ नीचे रिजर्व कर देते हैं। जड़ें इतनी नीचे होंगी, केले की जड़ें खैर बहुत नीचे नहीं होती हैं, हमारा बड़े पेड़ हैं, पॉपुलर के हैं, मसला जिनकी जड़ें इसके भी अपेक्षाकृत तो छोटे फसलों से नीचे ही होती हैं। ये सब क्या है, वाटर रिजर्वर हैं। ये आपको धरातल में वाटर, और बिना साफ फिल्टर करते हुए, क्योंकि ऊपर से गया पानी, फिल्टर करते हुए स्वच्छ पानी नीचे तक पहुंच जाता है। और जब उनको ज़रूरत होती है तो नीचे से पानी नमी फिर अपने आप ले लेते हैं। तो पानी के रिजर्वर हैं, ये पानी तो अपने आप रिजर्व कर रहे हैं। ये जितना पानी हम इनमें देते हैं बाहर से ग्राउंड वाटर, उससे ज़्यादा ये रिजर्व करके हमारे खेत को दे रहे हैं। अभी पूरी बरसात का पानी आएगा, वैसे हमारा खेत खाली पड़ा होता है या हल्की फसल होती, तो पानी क्या होता है, पानी बाहर चला जाता है इधर, ये सब रिजर्व कर ले जाएंगे। ये पानी गिरा, भर गया खेत, डिस्चार्ज कर देंगे, अर्थ के अंदर चला जाएगा, फिर इनको ज़रूरत पड़ेगी फिर से नीचे ले लेंगे। तो ये पेड़ जितने होते हैं वो अपने आप रिजर्वर हैं। देखिए जंगल कितना रिजर्वर है वाटर के, जंगल जो होते हैं वाटर रिजर्वर। आप किसी पेड़ के नीचे पानी लगाइए या पानी गिरता है, फिर देखिए अपने आप पानी नीचे डिस्चार्ज होता चला जाता है। तो ये सब क्या है, ये रिजर्वर है। ये पानी को ग्राउंड में स्टोर करने का एक कोई बोर करने की ज़रूरत नहीं, कोई गड्ढा खोदने की ज़रूरत नहीं, ये खुद रिजर्व करते हैं। प्लांटेशन से बहुत से फ़ायदे हैं, और खाद्यान्न तो हमको मिलते ही हैं, अच्छे खाद्यान्न बनते हैं। और ऐसे खाद्यान्न जो नेचुरल फार्मिंग से हुए खाद्यान्न हैं, उनका अलग इफेक्ट रहता है। पहले सब नेचुरल होता था, यही अब तो थोड़ा लोग डरने लगे हैं केमिकल के प्रयोग से। हर चीज़ में आम से देखो, आम को बहुत जगह पसंद नहीं है, क्योंकि दवा के सहारे आम पूरा हो गया, कि आम को शुरुआत से दवा डालो तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब अन्य फसलों नहीं अभी ऐसा इतना है, तो हम उनसे ही बचते रहें। जब पौधा हमारा मजबूत पोषण अच्छा पाएगा तो उनमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जो हम उनको दवा के सहारे करें। जब वो नहीं होंगे तो उनसे उत्पाद जो होंगे वो भी स्वस्थ होंगे।
और वो स्वस्थ होंगे तो हम खाएंगे तो हम भी स्वस्थ होंगे। इस प्रकार से अच्छा उत्पादन करके देश को, समाज को, सबके हित में अच्छे कार्य करना, यही किसान का ध्येय होना चाहिए। उत्तम किसान चैनल की तरफ से सभी किसानों को धन्यवाद, नमस्कार।